नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमापाल और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। आइए हम रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ स्टार न्यूज प्लस पर। धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए स्टार न्यूज प्लस। डॉक्टर अंबेडकर पर अमित शाह के विवादित बयान और फिर बिहार के सीएम पद को लेकर दिए गए उनके बयानों ने बिहार की सियासत में हंगामा मचा रखा है। शाह के बयान पर नीतीश कुमार ने चुप्पी साध रखी थी। वो दिल्ली पहुंचे थे तो बीजेपी की तरफ से खबरें आ रही थीं कि नीतीश दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। जेपी नड्डा और अमित शाह से भी उनकी बात होगी और जो भी मीडिया में चर्चाएं चल रही हैं कि नीतीश पाला बदलने वाले हैं, उन सभी चर्चाओं पर लगाम लग जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार पीएम मोदी, नड्डा और शाह से बिना मिले ही पटना वापस लौट गए हैं। इसके बाद अब उन दावों पर मुहर लगती दिखाई दे रही है जिसमें कहा जा रहा है कि नीतीश एनडीए छोड़ने का मन बना चुके हैं, क्योंकि दिल्ली दौरे पर वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर गए। इसके बाद उनकी कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात की चर्चाएं भी हो रही हैं, लेकिन बीजेपी नेताओं से मिले बिना वो पटना लौट गए हैं। इसके बाद बिहार एनडीए में बेचैनी दिखाई देने लगी है। खास तौर पर बीजेपी को अपने हाथ से बिहार की सत्ता फिसलती दिखाई दे रही है। पहले ही बिहार में एनडीए सरकार छात्रों के आंदोलन से दबाव में है और अब नीतीश के पलटी मारने की खबरों ने बिहार की सियासत में उफान। विपक्ष राहुल गांधी ने एमपी के देवास और ओडिशा के बालासोर की घटनाओं को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल ने इन घटनाओं का कारण भाजपा की मनुवादी सोच को बताया है। राहुल ने दोनों घटनाओं को लेकर एक्स पर लिखा, एक तरफ एमपी के देवास में दलित युवक की पुलिस कस्टडी में जान ले ली गई, दूसरी तरफ ओडिशा के बालासोर में आदिवासी महिलाओं को पेड़ से बांधकर पीटा गया है। ये दोनों ही घटनाएं दुखद, शर्मनाक और अत्यंत निंदनीय है। बीजेपी की मनुवादी सोच के कारण उनके शासन वाले राज्यों में एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। सरकार की शह के बिना ये काम संभव नहीं है। देश के बहुजनों के साथ ऐसा उत्पीड़न किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम उनके साथ हैं, उनके संवैधानिक अधिकारों के लिए और उन्हें न्याय दिलाने के लिए हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। दरअसल बीते दिनों एमपी के देवास में सतवास थाने में एक युवक की जान चली गई थी। पुलिस कस्टडी में युवक की जान जाने की वजह से थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया था। कांग्रेस और युवक के परिजन इस मामले में मुआवजे और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं ओडिशा के बालासोर में धर्मांतरण के आरोप में कुछ आदिवासी महिलाओं को पेड़ से बांधकर पीटने की भी खबर सामने आई थी। इन्हीं घटनाओं पर चिंता जताते हुए राहुल गांधी ने सरकार को घेरने का काम किया। के प्रदर्शन ने एनडीए सरकार की नींद उड़ा दी है। छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं है और अब अपनी मांगों को लेकर बीपीएससी अभ्यर्थियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने एनडीए सरकार के मुख्य सचिव अमृतपाल मीणा से मुलाकात की, लेकिन यह मुलाकात बहुत सफल नहीं दिख रही। मुख्य सचिव से मिलने के बाद अभ्यर्थियों ने बताया कि सचिव ने उचित कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि जब तक री एग्जाम की घोषणा नहीं होती है, उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। इस बीच कई सियासी दल भी छात्रों के समर्थन में उतर आए हैं। लेफ्ट पार्टी सीपीआईएम और आरजेडी ने आरा और दरभंगा में ट्रेनों को रोका है। छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने ट्रेन के इंजन पर खड़े होकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और री एग्जाम की मांग की। रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन के कारण दरभंगा में बिहार संपर्क क्रांति ट्रेन 1 घंटे तक रुकी रही। आरा में भी बक्सर पटना पैसेंजर ट्रेन को 10 मिनट तक रोक कर रखा गया, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाकर ट्रेन चलवाई। छात्र संगठनों ने आरा, बेतिया, सीवान, बेगूसराय, बक्सर और समस्तीपुर में सड़क जाम कर प्रदर्शन किया, जिससे लगभग 3 घंटे तक कई गाड़ियां फंसी रह गई। यानी देखा जाए तो पूरे प्रदेश में छात्रों का प्रदर्शन हुआ। वहीं बीती रात छात्रों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल करने को लेकर भी नीतीश सरकार बुरी तरह से घिर गई। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सरकार की निंदा करते हुए ट्वीट किया कि बिहार में 3 दिन के अंदर दूसरी बार छात्रों पर अत्याचार किया गया। परीक्षाओं में भ्रष्टाचार, धांधली, पेपर लीक रोकना सरकार का काम है, लेकिन भ्रष्टाचार रोकने की जगह छात्रों को आवाज उठाने से रोका जा रहा है। इस कड़ाके की ठंड में युवाओं पर पानी की बौछार और लाठीचार्ज करना अमानवीय है। वहीं पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने राज्यपाल से मुलाकात कर छात्रों की मांग सुनने की अपील की। ऐसे में बिहार की एनडीए सरकार मुश्किलों से घिर गई है। बिहार के खिलाफ पहले ही मोर्चा खोल रखा था और अब एनसीपी शरद चंद्र पवार के विधायक उत्तम जानकर ने इन नतीजों को लेकर बड़ा दावा किया है। उत्तम जानकर ने आरोप लगाया कि महायुति गठबंधन ने ईवीएम में छेड़छाड़ कर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जीता है। उनका दावा है कि अजित पवार जीते नहीं बल्कि 20,000 वोट से चुनाव हारे हैं। जानकर ने आगे कहा कि उन्होंने बारामती और माड़ विधानसभा सीट पर हर उम्मीदवार के वोट शेयर का सूक्ष्म अध्ययन किया है, जिसके बाद उन्हें समझ आया कि बारामती में 1 पर 3 की सेटिंग लगाई गई थी। अजित दादा को 1,80,000 वोट मिले हैं। इस लिहाज से योगेंद्र पवार के मिले 80,000 वोट प्लस 60,000।
यानी 1,40,000 वोट है। अजित दादा के 1,80,000 वोट में से 60,000 वोट घटा दो तो उनके पास 1,20,000 वोट बचते हैं, यानी अजित पवार 20,000 वोट से चुनाव हारे हैं। जानकर ने दावा किया कि मेरे विश्लेषण के बाद यह तथ्य मेरे सामने आया है कि महायुति के सिर्फ 107 विधायक ही चुनाव जीते हैं। इनमें बीजेपी के 77, शिंदे गुट की शिवसेना के 18 और अजित पवार की एनसीपी के सिर्फ 12 विधायक ही चुनाव जीते हैं। इस हिसाब से हकीकत में चुनाव में महायुति को बहुमत मिला ही नहीं। जानकर ने चुनाव आयोग को चुनौती दी कि अगर वो मेरी विधानसभा सीट पर दोबारा बैलेट पेपर से चुनाव कराने को तैयार हो तो वो अपनी सीट से इस्तीफा देने को राजी है। बता दें कि उत्तम जानकर सोलापुर जिले की मालाशिरस सीट से विधायक है। मरकरवाड़ी गांव इसी विधानसभा सीट के अंतर्गत आता है और इसी गांव से ईवीएम के खिलाफ आंदोलन। पंजाब के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। किसान एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत 13 मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और अब किसानों ने अपने प्रदर्शन में तेजी लाते हुए पंजाब बंद बुलाया। इस दौरान पंजाब के सभी नेशनल हाईवे और रेलवे ट्रैक बंद कर दिए गए। किसान सुबह 7 बजे से 140 जगहों पर हाईवे और रेलवे ट्रैक पर बैठे रहे। इससे अमृतसर, जालंधर, पानीपत, दिल्ली और अमृतसर जम्मू पर ट्रैफिक पूरी तरह से बंद रहा। किसानों के बंद की वजह से रेलवे ने वंदे भारत समेत 163 ट्रेनों को रद्द कर दिया। वहीं पंजाब से 8 राज्यों के 576 रूट पर चलने वाली बसें भी बंद कर दी गई, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। इस दौरान किसानों की पुलिस के साथ बहस के भी कुछ मामले सामने आए। इनमें जालंधर में पैदल यात्रियों को रोकने पर किसानों और पुलिस में नोकझोंक हुई। लाडोवाल टोल प्लाजा पर एक व्यक्ति ने किसान पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। पंजाब बंद के बाद किसान नेता सरवण सिंह बंधेर ने कहा कि हमें व्यापार मंडल, आड़ती एसोसिएशन, जत्थेबंदियों और यूनियनों का समर्थन मिला। करीब 270 जगह प्रदर्शन हुए। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब के कुछ बीजेपी नेता व एजेंसियों के लोग भाषा बोल रहे थे कि पंजाब का माहौल खराब हो जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। साल 1947 के बाद जितने भी पंजाब बंद हुए हैं उनमें से ये बंद सबसे कामयाब और शांतिपूर्ण रहा। किसान नेता डल्लेवाल की हालत नाजुक बनी हुई है। किसानों का कहना है कि वो पीछे नहीं हटेंगे। धरना स्थल से जबरन हटाना है या नहीं, ये केंद्र सरकार के ऊपर है। ऐसे में सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। जजों की नियुक्ति को लेकर कॉलेजियम बड़ा फैसला कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के उस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है जिससे परिवारवाद को बढ़ावा न मिले और जजों के परिवार के सदस्यों को हाईकोर्ट के जज के रूप में नियुक्ति फिलहाल रोकी जा सके। दरअसल हाल ही में सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने उन वकीलों और जूनियर जजों से बातचीत की जिनके हाईकोर्ट में जज बनने की संभावना है। इस दौरान एक वकील की तरफ से कॉलेजियम के सामने ये मांग रखी गई कि ऐसे वकीलों को जज बनाने की सिफारिश ना की जाए जिनके माता पिता या रिश्तेदार पहले से ही सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जज रह चुके हों। उनकी इस मांग को कई दूसरे वकीलों का भी समर्थन मिला, जिसके बाद ये चर्चा शुरू हो गई है कि जल्दी ही कोर्ट जजों की नियुक्ति पर बड़ा फैसला कर सकता है। वैसे ये एक आम धारणा है कि जजों के रिश्तेदारों को पहली पीढ़ी के वकीलों की तुलना में जज बनने की प्रक्रिया में प्राथमिकता मिलती है। ऐसे कई उदाहरण आज भी मौजूद हैं जहां एक ही परिवार की पीढ़ियां जज की कुर्सी पर विराजमान है। इसे लेकर बढ़ते विवाद के बीच अब ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करेगा। अब कॉलेजियम उन जजों की नियुक्ति से परहेज करेगा जिनके रिश्तेदार पहले से ही किसी कोर्ट में जज हो। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि इस तरह के प्रस्ताव से कई ऐसे लोग भी जज नहीं बन पाएंगे जो अपनी कुशलता के बल पर हकीकत में इस कुर्सी के हकदार हैं, लेकिन उनके रिश्तेदार पहले से ही इस कुर्सी पर बैठ चुके हैं। इस पर तर्क ये दिया गया कि ऐसे में बतौर वकील भी वो अच्छा जीवन गुजार सकते हैं। भले ही ये फैसला कुछ लोगों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, लेकिन व्यापक हित में ये फैसला गलत नहीं होगा। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि जजों की नियुक्ति प्रक्रिया में जल्दी ही ये बड़ा बदलाव हो सकता है। ये 1 जनवरी 2025 से कई तरह के नियमों में बदलाव होने वाले हैं। फिलहाल कुल मिलाकर 5 बदलाव ऐसे हैं जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। पहला बदलाव, एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी। हर महीने की पहली तारीख को ऑयल और गैस कंपनियां एलपीजी की कीमतों का रिव्यू करती हैं। इसके बाद इनकी कीमतें घटाई या बढ़ाई जाती हैं। पिछले कुछ महीनों से घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की कीमतें स्थिर हैं। 1 जनवरी 2025 से इसमें बदलाव किए जाने की संभावना है। यूपीआई 123 पे के नियमों में बदलाव। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई की पेमेंट तकनीक यूपीआई 123 पे की लिमिट 1 जनवरी 2025 से बढ़ा दी जाएगी। पहले इस पेमेंट सर्विस के जरिए अधिकतम 5,000 रुपए तक का ही लेन देन किया जा सकता था, लेकिन अब ये लिमिट बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी गई है। पेंशन नियमों में बदलाव। 1 जनवरी 2025 से ईपीएफओ ने पेंशन के पैसों की निकासी के नियमों को सरल बना दिया है। अब पेंशन भोगी किसी भी बैंक से अपनी पेंशन के पैसों की निकासी कर सकेंगे। कार खरीदना महंगा पड़ेगा।
1 जनवरी 2025 से हुंडई, महिंद्रा, टाटा, मारुति सुजुकी, मर्सिडीज बेंज, होंडा, ऑडी जैसी कई कार कंपनियां गाड़ियों की कीमतों को 3% तक बढ़ाने जा रही है। उदाहरण के तौर पर 7 लाख रुपए की कार खरीदने के लिए नए साल में आपको 7,21,000 रुपए चुकाने होंगे। इसके पीछे की वजह मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को बताया जा रहा है। लग्जरी चीजें खरीदने पर देना होगा ज्यादा टैक्स। बजट में लाए गए प्रावधान के मुताबिक लिस्टेड लग्जरी आइटम जिनकी कीमत 10 लाख रुपए से ज्यादा है तो उस पर TCS यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स का भी भुगतान करना होगा। ये नया नियम 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगा। वहीं इनकम टैक्स से जुड़े कई नियम नए वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल की शुरुआत के साथ लागू होंगे।